सो मेटल नॉन मेटल का टेस्ट हमने MCQ पैटर्न पर लिया और आपको ये अब आइडिया लग गया होगा कि MCQ पैटर्न का जो टेस्ट है उसमें फुल मार्क्स लाना है तो हमको बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, मतलब बहुत बारीकी से हमको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी हो, प्लस हमें ख़ास करके ये पता होना चाहिए कि NCERT में क्या क्या लिखा हुआ है। छोटी छोटी बातें हम अगर इग्नोर कर देते हैं तो MCQ में हमारे मार्क्स कट जाएंगे। फुल मार्क्स लाने के लिए MCQ में ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। थ्योरी में तो आपको कंसीडर भी किया जा सकता है कि चलो किसी में आधा नंबर आपका कट रहा है तो वो फुल मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन इसमें गलत होने पर पूरा का पूरा गलत हो जाता है। सही होने पर ये बात ठीक है कि 100% मार्क्स मिलते हैं, इसमें बीच का कुछ नहीं है, या तो 0 मिलेगा या फिर अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क, हाफ मार्क का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क मिलेगा आपको। तो इसलिए ऑप्शंस लिखने से पहले ही हमको आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शंस को अपन देखें उससे पहले हमें ऑप्शंस का आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं, मतलब नॉलेज होना चाहिए टॉपिक के बारे में। और वेरी इम्पॉर्टेंटली हम पहले ही सोच लें, बजाय इसके कि हम ऑप्शंस देखना शुरू करें और उसमें से एक छांटना शुरू करें। तो इसमें हम देखते हैं सॉल्यूशंस हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ये बात आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, हमने क्यों एल्यूमिनियम को या कॉपर को चुना होगा कि हम उनसे यूटेंसिल्स बनाएं, हमारे जो घर में काम आने वाले जो बर्तन हैं वो बनाएं। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब ABCD ऑप्शंस जो है वो नीचे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। नंबर 1 गुड थर्मल कंडक्टिविटी, सही बात है, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट का कंडक्टिविटी होना ही चाहिए। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए ज़रूरी नहीं है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी भी वायर बनाने की प्रॉपर्टी है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, हाँ फर्स्ट एंड फोर्थ हमको डी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। फिर देखें, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ये तो आप छोटी क्लासेस से जानते हो, एल्यूमिनियम इज, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए, द मोस्ट अबंडेंट metal in the earth crust. Which of the following represents mercury? मर्क्यूरी आयन, मर्क्यूरी 1 आयन करेक्टली का मतलब तो होता है, देखो Hg+, आयन का मतलब कि 1 का मतलब है कि जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो या जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हो। लेकिन इसके पीछे इस क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड है। एक्चुअली होता क्या है कि मर्क्यूरी का जो आयन होता है, जिसको आप Hg+ बोल सकते हो, दिस इज़ वेरी अनस्टेबल। तो ये क्या करता है कि दूसरा मर्क्यूरी आयन होता है, उसके साथ में इसका हो जाता है फ्यूज़न इमीडिएटली। जैसे ही ये बनता है, बनते साथ ही तुरंत ये आसपास जो भी दूसरा आयन होता है, 2 आयन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो इनके ऊपर जो चार्ज होते हैं दे आल्सो गेट एड अप, और नंबर ऑफ दिस 2 तो हो ही गया। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं Hg2, मतलब 2 मर्क्यूरी के 2 आयन्स आपस में कंबाइन हो गए हैं, इसको हम बोलेंगे डायटॉमिक, और इन पे टोटल चार्ज +2 हो गया है। तो Hg2+2 मतलब C वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज लेड, कॉपर, कैल्शियम एंड सोडियम। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अब ये आपने अपनी बुक में अगर पढ़ा हो, मैंने भी आपको हाईलाइट करवाया था कि लेड एंड मर्क्यूरी, ये 2 मेटल्स लिखे थे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट के बारे में। अब हम इनको कॉपर, कैल्शियम, सोडियम इनसे कंपेयर करेंगे तो लेड वुड बी द आंसर। ये सब चीज़ें हमारी बुक में हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स
is used for making bells and strings of musical instruments like sitar and violin. ये सबको पता है sonority. Sonority हम क्या कहते थे कि the metals are sonorous in nature, ringing sound produce करना. एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है. क्या होता है ये बेस है तो ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जैसे जिंक ऑक्साइड था वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. तो सॉल्ट बनाएगा और सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट. तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 उसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट. Which of the following is the correct arrangement of the given metals in descending order of their reactivity? Zinc, iron, magnesium, sodium. तो हम रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमें याद है तो हम ऊपर से नीचे लिखते चलें. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? कम होता हुआ, है ना. असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग मतलब कम होता हुआ. तो पोटेशियम है नहीं, नंबर 2 पे सोडियम आता है, वो यहाँ पे है. तो सबसे पहले सोडियम, हाँ सोडियम. फिर कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम है, तो सेकंड नंबर पे इसके नीचे मैग्नीशियम हो गया. एल्यूमिनियम नहीं है, जिंक है, थर्ड नंबर पे जिंक हो गया. और जिंक के इमीडिएटली बाद आयरन है, नंबर 4 पे आयरन हो गया. अब आप देख लो कोई ऑप्शन दिख रहा है. सोडियम, सोडियम के बाद में जिंक आ गया तो ये नहीं है. जिंक आयरन, सोडियम मैग्नीशियम आयरन जिंक, सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन. ये डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना. यहाँ पे आंसर डी आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही दे सकता है जब जो मेटल का एटम है उस मेटल का एटम दूसरे जो सॉल्ट में, जो मॉलिक्यूल में जो एटम है मेटल का, उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो. तो आयरन और कॉपर में देखें, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन, ये बात तो हमको वैसे ही पता है ना. हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, आयरन काफ़ी ऊपर है. आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल. कॉपर इज more reactive than silver, so it can displace silver from silver nitrate to form copper nitrate. Copper sulfate and silver metal. Silver cannot displace copper because copper is more reactive than silver. Sodium chloride solution and copper metal. This is also not possible because sodium is highly reactive metal and copper is very less reactive metal. So copper cannot displace sodium from sodium chloride solution. Non-metals form covalent chlorides because covalent chlorides. Non-metals मतलब आपका जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया. कोवेलेंट क्लोराइड्स जैसे HCl. तो कैसे बनाएंगे? जब भी नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रोजन का क्लोराइड बनेगा, तो देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो 1 और 7 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा. सो दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ क्लोरीन. नॉन मेटल्स ऐसा ही करते हैं, हाँ, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ क्लोरीन, तब जा करके बनता है. तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर है. Which of the following oxide or oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? आपने देखा है वहाँ पर Fe3O4 बनता है. हमने स्पेशली बोला था आपको कि यहाँ Fe2O3 मत लिख देना. आयरन प्लस स्टीम H2O in gaseous form reacts to form Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस तो बनती है. तो ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि Fe3O4 होना चाहिए, Fe2O3 ना लिख दें हम. यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है. Which of the following are not ionic compounds? KCl पोटेशियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड. HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, जैसा हम अभी देख रहे थे. कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ भी शेयरिंग है, यहाँ भी शेयरिंग है. सोडियम क्लोराइड
दैट इज आयनिक कंपाउंड। तो 2 and 3 बी इज द आंसर। जैसा हमने अभी बताया था हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो ये हो गया क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा रहे हैं ऐसे 7 और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये ऐसे शेयरिंग होती है। कार्बन, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे शेयरिंग हो गई। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से दिखा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम इनका। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ जाते हैं लाइक दिस। कार्बन का ऑक्टेट पूरा, क्लोरीन का ऑक्टेट, सारे क्लोरीन का ऑक्टेट अपनी अपनी जगह पर पूरा, ऐसे ऐसे। कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब सवाल ये है कि हमको सारे, अगर इस तरह के वेन डायग्राम का आइडिया ही नहीं आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि आयनिक कंपाउंड कौन है? क्या हर बार हमको इतना टाइम लगाना पड़ेगा चेक करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What are the differences between these two and these two? यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है ये मेटल है, ये भी मेटल है, यहाँ पे ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ, स्ट्रक्चर में मेटल है ही नहीं, और मेटल नॉन मेटल के बीच में कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, ये हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हाँ, ये आयन ही नहीं बना है, कार्बन का कौन सा आयन बनता है? तो आयनिक कंपाउंड, क्वेश्चन ये था हमारा कि इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड वो नहीं है जो आयन से नहीं बना है, ये तो आयन से बने, ये भी आयन से बने हैं। यहाँ पे आयन नहीं है, यहाँ भी आयन नहीं है। हाँ, तो 2 and 3 वुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? सब ये तो सबको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि ये आयोडीन है, हाँ, जो कि नॉन मेटल होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल इट इज लस्ट्रस। एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमने 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़े हैं, एक तो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक है जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबको, आई होप सबको याद है कि दीज आर द ऑक्साइड्स which behave like acids with bases and behave like bases with acids। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड में से कोई भी ऑप्शन होता है तो हम उसको टिक कर देते हैं। Which one among the following is an acidic oxide? Acidic oxide are always non-metal oxides, but non-metal oxide can be neutral also। वो एसिडिक ही होंगे ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 2 नॉन मेटल ऑक्साइड दिख रहे हैं, ये दोनों तो मेटल हैं तो इनको तो भूल जाओ। सोडियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बेसिक ऑक्साइड ही होंगे, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों में एक ही नॉन मेटल है, कार्बन, CO एंड CO2। हमें ये पता होना चाहिए कि CO जो है वो न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक। ये बात हमने आपको बताई थी, तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट है। The atomic number of an element X is 12। अब 9th क्लास से आप ये चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको ये ज़रूर आइडिया लग जाना चाहिए कि 11 सोडियम है, 12 मैग्नीशियम है, 13 एल्यूमिनियम है। ये तो बेसिक हैं हमारे, ये तो अब बिल्कुल रट जाने चाहिए। तो दी एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X is 12। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू इट? जिसका एटॉमिक नंबर 12 होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 282। आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने के लिए जब ये लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 28। कौन सी इनर्ट गैस का 28 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा नियॉन। हाँ, आर्गन तो 228 है, हाँ,
और नियॉन 2 8 है, तो और हीलियम तो 2 ही है। तो ये हमको अगर पता है तो हम बिल्कुल इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा ये तो। हाँ, गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ जिंक। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। An element X is soft, can be cut with a knife. इतना सुनते ही आपके दिमाग में सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आने चाहिए। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर। सोडियम या पोटेशियम की बात हो रही, कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, हम कैरोसिन में डुबा के रखते हैं। इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब पोटेशियम तो है नहीं, सोडियम है, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। कुछ लोग इस पी को फॉस्फोरस के बजाय पोटेशियम बोल देते हैं, है ना, जिनके 9th क्लास में कंसेप्ट ठीक नहीं है। ध्यान रखें, पी इज फॉस्फोरस एंड सोडियम इज Na, नेट्रियम, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z, X लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये Z जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है क्या, कि दे आर हार्ड सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये। नंबर 2, दे डिज़ोल्व इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं लाइक वाटर। फिर इन वाटर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एंड टू ओवरकम दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स और टू ब्रेक दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हमको देखनी है कि जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे चारों ऑप्शन में से एक है। दैट ए हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहला ही आंसर सही दिख रहा है हमको। तो बी हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मतलब वो कह रहे हैं कि विच द प्रॉपर्टी इज नॉट शोन, तो दिस प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली बात गलत है ना, ये वाली बात तो हमारी सही थी, है ना। तो बी यहाँ पे ऐसे दिख गया हमको। फिर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये बात भी सही है। अकर्स एज सॉलिड, हाँ सॉलिड होता है वो, तो बी हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। अगर आपको नॉलेज है तो ऑप्शन देखने से पहले ही आप समझ लें कि क्या आंसर हो सकता है। वो लोग हमेशा एमसीक्यू में मार खाते हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो ऑप्शन देख करके हमें याद आ जाएगा, है ना, ठीक से पढ़ाई नहीं करते और ये सोचते हैं कि एमसीक्यू ही है, क्या हो गया, ऑप्शन देखेंगे आंसर आ ही जाएगा। ऐसे में कई बार ऐसा ऑप्शन हमको ठीक लगने लगता है जो वाकई ठीक होता नहीं है, हम अंदाजे से लगा देते हैं, है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बी आ गया चलो, है ना। तो ऐसा नहीं होता, आप बार बार गलती करोगे। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा पहला वाला ए था, दूसरा वाला बी है, तो तीसरा सी ही होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह का कोई शॉर्टकट चलता नहीं है एमसीक्यू में, एक गलती मतलब ज़ीरो। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y and z आर x is 28, y is 287 and z is 282। ओके, अब आप देख के पहचानो, x is 28 मतलब नियॉन, y is 287 मतलब क्लोरीन एंड z is 282 मतलब मैग्नीशियम। Which of the following is correct? A, X is a metal। अब X is neon, तो it is not a metal। B, Y is a metal, Y is chlorine, it is not a metal। Z is a non-metal, Z is actually a metal, it is magnesium, तो वो ये भी गलत है। Y is a non-metal, Z is a metal। अब एक ही बचा था तो ये तो सही होना ही है ना। Y जो है वो एक नॉन मेटल है, क्लोरीन है वो, और Z इज अ मेटल, मैग्नीशियम है, सही बात है। अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के अलॉयज को अमलगम बोलते हैं। आप कुछ भी मिला दो उसके साथ में, अमलगम वर्ड यूज किया जाता है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज अमलगमेशन, अमलगम बनाना।
Copper objects lose their shine and form green coating off. Now that you need to understand कि ग्रीन कोटिंग जो है वो, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, तो कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसका फॉर्मूला हम बनाते हैं CO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, और इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ, तो कॉपर कार्बोनेट, दिस इज बेसिक इन नेचर, दैट इज वाई ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हम कॉपर के आर्टिकल्स जिनके ऊपर ग्रीन लेयर जम जाती है उसको नींबू रगड़ के साफ़ करते हैं तो साफ़ क्यों हो जाता है। हाँ, जो आपका लेमन होता है, लेमन जूस में जो सिट्रिक एसिड होता है वो एक माइल्ड एसिड है जो इस बेस के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके इसे क्लीन कर देता है। An element X is yellow colored solid, ओके, एलिमेंट है, येलो कलर्ड सॉलिड है। हमने ऐसा सल्फर को देखा है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सल्फर ही है 100%, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बिल्कुल है ना। तो हमें पता चल गया कि X तो सल्फर है, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट बॉइल्स एट 445 डिग्री सेल्सियस, इट बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग पंजेंट स्मेल, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है SO2, विच टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस, दिस इज एसिडिक इन नेचर। फाइनली कलर पहले उसको रेड कर देता है और बाद में वो कलरलेस। X एंड Y आर C एंड C, तो S एंड SO2 हमें देखना चाहिए कहाँ है, ये रहा ना, C इज़ द करेक्ट आंसर, C इज़ द करेक्ट आंसर। सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड आर द टू ऑप्शंस हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन विद 5% नाइट्रिक एसिड। हमने कहा था नाइट्रिक एसिड इज एन एक्सेप्शन विच इज़ एन एसिड बट डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती, लेकिन केवल दो ऐसे मेटल्स हैं Mn और Mg, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, which release hydrogen when the nitric acid is highly diluted। 5% HNO3 मतलब इसमें 95% वाटर है, 5% नाइट्रिक एसिड है। तो हाईली डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड में अगर हम मैग्नीज और मैग्नीशियम डालें तो रिएक्शन हो सकती है। तो मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है, नंबर 3 एंड नंबर 4, और हमारा ऑप्शन है सी, नंबर 3 एंड नंबर 4, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें किसी ने गलती नहीं की होगी। Which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? सोडियम, कैल्शियम। अब सोडियम जो है वो तो कोल्ड वाटर के साथ में विगरस रिएक्शन करता है, पॉप साउंड के साथ में हाइड्रोजन जलती है, तो मतलब वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड कैल्शियम जो है वो रिएक्शन करता है, उसकी रिएक्शन भी काफ़ी विगरस है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं निकलती कि जो हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड के साथ में जल जाए। तो कैल्शियम के साथ में बबल्स, हाइड्रोजन के बबल्स दिखते हैं, और अनरिएक्टेड कैल्शियम पीसेस स्टार्ट फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब, हाँ, वो बबल के साथ में चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम, पानी गर्म करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, दोनों के साथ रिएक्शन ना करें। तो केवल आयरन ऐसा है, आयरन को अगर रिएक्शन करवानी है H2O से तो उसको गैशियस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो ये बात थोड़ी सी रिलेटेड है, हाँ, कि कौन सा एसिड रिएक्ट नहीं करेगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। नाइट्रिक एसिड इज द आंसर, जो हम पहले देख रहे थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। नेटिव स्टेट मतलब ओरिजिनल मोनोएटॉमिक फॉर्म में,
किसी के साथ कंपाउंड ना बनाते हुए, यानी गोल्ड है तो गोल्ड ही हो, प्लैटिनम है तो प्लैटिनम ही हो, मतलब नेटिव स्टेट। तो ऐसा वो मेटल हो सकता है जो सबसे कम रिएक्टिव हो। हम अपने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम पे देखें तो सबसे नीचे हमको प्लैटिनम मिलता है और उसके ऊपर हमको गोल्ड मिलता है। तो गोल्ड या प्लैटिनम में से कोई आंसर यहाँ पे रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे गोल्ड प्लैटिनम दोनों दिख रहे हैं हमको, ये नेटिव स्टेट में मिलने वाले हैं। तो 2 and 4 इज द सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है, जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनको बिल्कुल सिंपल लगेंगे। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? दिस इज एवरीबडी नोज, हाँ, mercury is the only metal which is at room temperature found as liquid. Which one of the following 4 metals would be displaced from solution of its salts by other 3 metals? इनमें से कोई एक, जो जिन्हें अब सबसे कम रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक, कॉपर में अगर हम देखें तो सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर है, ठीक है। तो सिल्वर का सॉल्ट है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ना। इसको मैग्नीशियम भी, जिंक भी और कॉपर भी, तीनों इसमें से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देंगे। वही पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 मेटल्स? इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज विच अमॉन्ग्स द 4 मेटल्स गिवन इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल? ये बात हमको यहाँ पे बताना थी। तो सिल्वर इज द लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी सीरीज में देखें वो कॉपर के भी नीचे है। 2 milliliter each of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और उसका मिक्सचर है, मतलब HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1। ये एक्वारीजिया की बात हो रही है। टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स लेबल्ड A, B, C, a small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C. The metal could be, कौन सा मेटल डिजॉल्व होता है एक्वारीजिया में? गोल्ड, है ना। गोल्ड को हम AU बोलते हैं, इसका नाम है ऑरम। ऑरम इज गोल्ड, तो B इज द करेक्ट आंसर। Alloys are homogeneous mixtures of metals with a metal or non-metal. 9th क्लास में पढ़ा है हमने, metals are solutions of solid and solid. तो which among the following alloys contain non-metals as one of its constituents? Brass, bronze, amalgam, steel. स्टील जो है उसमें कार्बन डाला जाता है बहुत कम क्वांटिटी में टू एनहांस इट्स हार्डनेस। तो ये आपका पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस हो गया। आई होप आपको बहुत इजी पेपर लगा होगा और आपने अच्छे मार्क्स यहाँ पे सिक्योर किए हैं। थैंक यू।